नमस्कार, जय हिंद। आज हम क्लास 8 विज्ञान का 9वां पाठ है जंतुओं में जनन, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतुओं में जंतु तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। अब बात करते हैं जनन क्या होता है। तो जनन की परिभाषा इस प्रकार है, जन को यानी पेरेंट्स द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है ना, एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स है वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जनन क्यों आवश्यक है। तो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। प्रत्येक जाति है, चाहे वो मेंढक की हो, सांप की हो या किसी की भी हो, वो बनाए रखने, जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वो नहीं उत्पन्न करेंगी संतति, जनन नहीं करेंगी तो संतति उत्पन्न नहीं होगी, जीव नए उत्पन्न होंगे तो वो विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, इससे पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। जैसे कीट है, कीट को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। ठीक है, मान लो धरती से सांप विलुप्त हो जाए तो सारे कीट है, सारे कीटों को मेंढकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सारे कीट खा जाएंगे तो कीट विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, बाज खाते हैं सांप को, इन्हें सांप नहीं मिलेंगे तो ये इनके भी भोजन में गिरावट होगी, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। और मेंढक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनके भोजन में कीट खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। प्रत्येक जाति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक विलुप्त होगी तो दूसरी भी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जनन के प्रकार। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है जंतुओं में, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या निम्नतम सरल जीवों में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा और अमीबा। आगे हम पाठ में डिटेल में देखेंगे। एक है, अगला है लैंगिक जनन, उच्चतर परिपक्व जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मानव में। तो ये दो प्रकार के जनन है, अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो ये एक प्रक्रिया है लैंगिक जनन की प्रक्रिया, जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जनन की जिसमें क्या होता है, दो नर युग्मक, नर और मादा भाग लेते हैं और इन जनकों में दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। ठीक है, जनन की प्रक्रिया जिसमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं और जनकों में युग्मक का निर्माण होता है ना, गेमेट बनते हैं। नर में तो शुक्राणु और मादा में अंडाणु। ठीक है, और इसके अंदर युग्मक संलयन या निषेचन की प्रक्रिया भी इस जनन में होती है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी कि नर और मादा भाग लेते हैं, तो नर जनन अंग की बात करते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं मेल के अंदर। ठीक है, नर जनन अंगों में एक जोड़ा टेस्टिस या वर्षण, दो शुक्राणु नलिका और एक सीसन या पेनिस होता है। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर है, ये तो आपका यूरिन ब्लैडर हो गया, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, पेशाब इकट्ठा होता है। ठीक है ना, तो ये तो शुक्राणु नलिका ही है, ये वर्षण या टेस्टिस है, और ये पेनिस, ठीक है ना, सीसन है। तो यहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। इन दोनों वर्षणों में एक जोड़ी होते हैं उनमें। ठीक है, शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। इसके तीन भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। और शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो पूंछ गति में सहायक है। यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, और लाखों की संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं ये। और ये एकल कोशिका है, इसे एकल कोशिका मान सकते हैं। ठीक है ना, और अगला है मादा जननांग। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय एक जोड़ी दोनों साइड, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी या अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, वाहिनी वो मार्ग जहाँ से अंडा जाता है, और गर्भाशय, ये तीन भाग होते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। अंडाणु कौन उत्पन्न करता है? अंडाशय। ठीक है, और मानव या स्त्री में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक निश्चित अंडाणु या डिम्ब का निमोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका, ये भी एकल कोशिका है। मानव अंडाणु जो स्त्रियों में बनता है ये भी एकल कोशिका, सिर्फ इसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, ये इसकी संरचना है। तो दोबारा देख लें इसको कि मादा जननांग में कौन कौन से अंग है। एक जोड़ी अंडाशय, ये रहे यहाँ पर। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी और गर्भाशय, ये रहा, तीन भाग होते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंडा, एक मिनट, हाँ, अंडाशय में उत्पन्न होते हैं अंडाणु या मादा युग्मक। ठीक है, और मानव स्त्री में प्रतिमास दोनों में से कई एक महीने में एक अंडाणु बनता है, विकसित होता है।
और निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है और गर्भाशय वह भाग है जहाँ से शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं निषेचन की। किसकी बात करते हैं? निषेचन की। जनन प्रक्रम का पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण यानी संलयन। निर्माण हो गया, अब उनका संलयन हो गया ना, दोनों मिलेंगे। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है ना, जुड़ जाता है। और शुक्राणु अंडाणु का ये संलयन है, एक तो एग होता है, एक स्पर्म होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन या संलयन है वो कहलाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, यानी एक अंडाणु एक शुक्राणु से मिलकर जो नई संरचना बनती है उसे कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, ये दिखा रहे कि यहाँ पर निषेचन, एक अंडाणु है और शुक्राणु आ गए 2-3, इनमें से एक को अंदर इंटर होने देगा ये अंडाणु, बाकी को नहीं होने देगा। एक अंडर, ठीक है, ये इसका केंद्रक और ये शुक्राणु मिलकर संलयित केंद्रक, 2 केंद्रक हो जाएंगे। इससे क्या है, युग्मनज या जाइगोट बन जाएगा। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण माता से और कुछ पिता से होते हैं ना। शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है, शुक्राणु कहाँ से आता है? पिता से, और अंडाणु माता से। तो नया जीव बनता है वो माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं। पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, पहचानने का प्रयास कीजिए कौन सा लक्षण माता से और कौन सा पिता से हैं। कहते हैं ना हमारे कि ये तो पिता पर गया है या माता पर गया है या दादी पर गया है या नाना पर गया है, ऐसे। ठीक है ना, तो नाना नानी से मम्मी का जन्म हुआ और आपके दादा दादी से पिता का जन्म हुआ। तो दादा दादी के लक्षण कुछ पिता में आए, नाना नानी के आपके मम्मी में आए। इसी तरह मम्मी पापा के लक्षण भी आप मानते हैं। वह निषेचन और निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। क्या आपसे परिभाषा पूछ सकते हैं एग्जाम में, उदाहरण भी पूछ सकते हैं। आंतरिक निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, मनुष्य, गाय, कुत्ते और मुर्गी में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या शिशु प्रणाली। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंचता है ना, कि उनमें अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है कुछ स्त्रियों में। इसलिए उन्हें क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करते हैं, उचित माध्यम में घंटों साथ रखते हैं, जिसे IVF या इन विट्रो निषेचन कहते हैं ना, कृत्रिम निषेचन। शरीर के बाहर निषेचन कराते हैं और जब युग्मनज बन जाता है तो उसके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, निषेचन होता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके पश्चात माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य की तरह होता है। लेकिन जो निषेचन है वो बाहर होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है वो शरीर में। क्योंकि जब अंडवाहिनी अवरुद्ध होगी, डटी रुकी हुई होगी किसी स्त्री के अंदर, तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, इसलिए वो मिलन किसी बाहरी माध्यम में कराएंगे। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? प्रकनली शिशु। ये एक मिथ्या है कि शिशु का विकास प्रकनली में होता है। शिशु का विकास प्रकनली में नहीं होता, हालांकि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है। ऐसे जंतुओं को का निषेचन कहाँ होता है? जल में होता है, जैसे मेंढक में। वसंत ऋतु में मेंढक टोड पोखर तालाब में बहाने झरने की ओर ले जाते हैं। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से झरने की ओर जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है और मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे, यानी पानी के अंदर मेंढक के अंडे बहुत सारे हजारों की संख्या में दिए जाते हैं। हजारों की संख्या में शुक्राणु छोड़े जाते हैं और वो मिलते हैं और फिर नया मेंढक बनाते हैं। और मुर्गी के अंडे और मेंढक के अंडे में क्या अंतर होता है? मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं क्योंकि पानी के अंदर होते हैं। जेली के समान एक आवरण और रखता है जो इनकी सुरक्षा करता है। जेली समान आवरण रहता है मेंढक के अंडों में जो पानी से गलने से इन्हें बचाता है। जेली क्या? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और मादा जैसे ही अंडा देती है उस पर नर शुक्राणु छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से इधर उधर गति और तैरता शुक्राणु अंड कोशिका के प्रवेश में आता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली, स्टारफिश, जलीय प्राणी में जितने भी जलीय जंतु मादा शरीर के बाहर निषेचन होता है। बहुत सारे अंडाणु और बहुत सारे शुक्राणु छोड़ दिए जाते हैं और वो पानी से तैरते हुए मिलते हैं और निषेचन हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल 1 अंडा देती है? क्योंकि इनमें क्या है कि शिकारियों से डर रहता है और निषेचन बाहरी होता है इनके अंदर। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए निषेचन की संभावना ज़्यादा है मुर्गी में, जबकि इनमें कम होती है मेंढक में। तो इसलिए निषेचन की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो, निषेचन इसलिए ज़्यादा संख्या में अंडाणु और शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है,
अब है भ्रूण का परिवर्धन। एक मिनट, ये पिछला तो पढ़ लिया हमने। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या जायगोट बनता है जो विकसित होकर भ्रूण परिवर्तित होता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, तत्पश्चात कोशिकाएं समूहित होने लगती है, यानी जायगोट है। 2n होता है। n यानी एक कोशिका तो आती है शुक्राणु से, एक आती है अंडाणु से। 2n होता है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है ना, विभाजित होती है और ये बड़ा होता है धीरे धीरे। कोशिकाओं गोले में बदल जाती है, तत्पश्चात कोशिकाएं समूहित करते हैं, ग्रुप बनाने लगती है और विभिन्न उत्कों और अंगों में परिवर्तित होती है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं। इस विकसित हुई संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। और ये भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। ये भ्रूण है, ये गर्भाशय की दीवार है, यहाँ पर रोपित हो जाता है और फिर आगे जाकर शिशु बनता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न आकार के अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, गर्भ कहलाता है। गर्भ क्या कहलाता है? गर्भ और भ्रूण में अंतर क्या है? भ्रूण में कोशिकाओं का समूह है, ठीक है ना, जिसमें कोशिकाएं समूहीकृत होकर एक झुंड बना लेती है। और गर्भ में क्या है कि सारे हाथ पैर वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। 270 से 280 दिन लगते हैं। उसके बाद प्रसव की प्रक्रिया होती है जहाँ पर शिशु को जन्म दिया जाता है, ठीक है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु लेकिन मुर्गी क्या है, अंडे को जन्म देती है, जबकि मानव और गाय क्या है, शिशु को जन्म देती है। निषेचन के फौरन बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है ना, विभाजित होता है, अंडवाहिनी की ओर नीचे की ओर बढ़ता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी परत है, कठोर परत बन जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडे का निर्मोचन होता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का टाइम लगता है। आपने मुर्गी को उस्माइन के लिए अंडे पर बैठे देखा होगा, इसे आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है, मुर्गी ऊपर बैठी रहती है, जैसे कि मुर्गी की गर्मी या शरीर की वो से मिलती है और अंडा के अंदर जो जीव है वो जल्दी बनता है, ठीक है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब में मेंढक यानी एक टेडपोल तालाब में देखें तो मेंढक के टेडपोल तैरते हुए दिखेंगे, ठीक है। और यही बात समझा रहा है कि बाहर होता है, अंदर होता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन की बार बार ये बात कर रहा है। भ्रूण का विकास है, भ्रूण भी है, वो मानव शरीर के मादा शरीर के बाहर ही बनता है, बाह्य निषेचन में, ठीक है ना। अब है जरायुज अंडपरजक जंतु। हमने देखा कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ अंडे देते हैं। बाद वाले शिशु विकसित होते हैं, वे सभी सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जो शिशु उत्पन्न करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, और वह जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक कहलाते हैं। अभी उदाहरण दे दिया, मानव है, शिशु परजक है, गाय है, और जो अंडे देते हैं जैसे कि मेंढक हो गए, स्टारफिश हो गई, वह क्या अंडपरजक है। इसके अलावा मुर्गी भी अंडपरजक है। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे अंडे नहीं देती। मां पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देगी तो हम अंडे वहां कहाँ से देखेंगे? तो कॉमन सी बात है, ठीक है। ये बात इसे ये बताना चाह रहा है। शिशु से वयस्क नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी जब तक वृद्धि करते हैं, जब तक कि वयस्क नहीं हो जाते हैं ना, जो अंडे है वो वृद्धि करते हैं और वयस्क नहीं बन जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा, इल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण है, यानी कि नवजात जंतु छोटा जंतु बनता है और बड़ा जंतु बनता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक तो रेशम कीट और एक मेंढक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यही बात ही कहना चाह रहा है। आगे मेंढक में अंडे के प्रारंभ से वयस्क होने की प्रक्रिया, विभिन्न चरणों को परीक्षण कीजिए। हम 3 अवस्थाएं होती है इसके अंदर देख सकते हैं, अंडा, टेडपोल और वयस्क। 3 अवस्थाएं होती है, आपको याद रखना है मेंढक के अंदर। अंडा और टेडपोल इसका लार्वा होता है। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देता? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन टेडपोल वयस्क में मेंढक बन जाएगी? उसी प्रकार रेशम कीट में इल्ली या प्यूपा से अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल इल्ली के बाद क्या होता है? तो ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। मेंढक के अंडे दिए, आरंभिक टेडपोल, फिर टेडपोल ऐसा हो जाता है, बाद में मेंढक बन जाता है। तो टेडपोल और इनमें अंतर होता है, इनमें भी अंतर होता है। तो ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। आपने एक
सुंदर शलभ को कोकुन से बाहर निकलते हुए टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। यानी टेडपोल से जो मेंढक का वयस्क बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं कि आप सोचते हैं कि हमारा कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म शिशु शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, यानी शिशु में जो अंग होते हैं वही मौजूद होते हैं, किसमें? मानव के अंदर। ठीक है, मेंढक में पाया जाता है, न कि मानव में पाया जाता है कायांतरण, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है। और शिशु और वयस्क मानव उसमें काफ़ी समानता होती है, उसे हम कायांतरण नहीं कह सकते। अब अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रिया का अवलोकन जंतुओं में पढ़ा है, उन जंतुओं पढ़ा है जो अत्यंत छोटे जंतु जैसे, ठीक है। अब अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बता दूं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जनक होता है, तो वानर और मादा दो जनक थे, यहाँ पर एक ही जनक होता है। उसके किसी शरीर के भाग से कोई भाग टूट कर अलग हो जाता है और वो जंतु नया बना लेता है। इसमें युग्मक संलयन और युग्मक निर्माण जैसी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, अत्यंत छोटे जीव से हाइड्रा और अमीबा में क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यह हाइड्रा दिखा रखा है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर के यहाँ पर एक वर्दी से निकली, वर्दी ये बड़ी हुई और ये बड़ा हो गया, टूट कर अलग हो गया और नया हाइड्रा बना लिया। यह हाइड्रा में, इसको कहते हैं, जो छोटी सी रचना बनती है इसे कहते हैं मुकुल, और मुकुल अलग होकर नया हाइड्रा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन। ये बात इसमें समझा रखिए। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। एक बार विकसित हुए नए जीव जिन्हें मुकुल कहते हैं। जो नया जीव बनता है वो मुकुल कहलाता है। स्मरण कीजिए, ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उधर नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जनक से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक जनक भाग लेता है, उसका कोई अपवर्दी या निकलती है, दो भाग होते हैं शरीर के, तो वो क्या है? अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहलाते हैं? जनन को कहते हैं मुकुलन। यानी मुकुल छोटा जीव है वो अलग होता है, उससे जो बड़ा हाइड्रा बन जाता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा के अंदर। अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है ना, द्विविखंडन प्रक्रिया में क्या जाता है? अमीबा दिखा रखा है। इसके केंद्र का केंद्र दो भागों में विभाजित होते हैं। फिर इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये भी प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है। कोशिका द्रव्य एक कोशिक होता है, तो एक कोशिका द्रव्य अंदर ये भी दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, जब अमीबा की संरचना पढ़ चुके आपको स्मरण होगा, अमीबा एक कोशिक जीव है। इसमें केंद्र दो भागों में बंट जाता है। इसके बाद कोशिका दो भागों में बंट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्र होता है। दो केंद्र हो गए अलग अलग और दो नए जीव बन गए। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन। यानी एक जीव टूट गया दो बीचों बीच और दो जीव बन गए, उसको क्या कहते हैं? द्विखंडन। और ये पाई जाती है अमीबा में। मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में बनती है। और बहुत सारी विधियां, लेकिन आपके नहीं दे रखी। एक दे रखा है क्लोन, डॉली का क्लोन। डॉली भेड़ थी, उसका क्लोन बनाया। क्लोन है ना एकदम सेम टू सेम दूसरा जीव, क्लोन है ना कॉपी। किसी समरूप कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोन। क्लोन है ना, कई बार दिखाते हैं कि सीरियल वगैरह में कि ठीक है ना, ये इसका ना हूबहू क्लोन बना लिया इस आदमी ने, अपनी जगह क्लोन भेज दिया ना, डुप्लीकेट बना लिया, वो क्लोन हो गया एकदम वैसा दिखने में, वैसा का वैसा। समरूप कोशिका अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से, है ना, कि मानव खुद बनाता है, तो इसे क्लोनिंग कहते हैं, कृत्रिम है। किसी भी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सबसे पहले किसने की थी? इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया और इसका नाम डॉली रखा। तो पहली क्लोनिंग भेड़ कौन सी थी? डॉली थी। ठीक है, और ये कब बना था? 5 जुलाई 1996 को बना था। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। कौन था? डॉली भेड़। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डोरसेट नामक मादा भेड़ कौन थी? मादा भेड़ थी फिन डोरसेट की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंड कोशिका में केंद्र को हटा दिया। फिर फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के अंदर केंद्र को स्कॉटविन डाल दिया गया। ठीक है, तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएगा तो आपसे ये क्लोनिंग पूछ सकते हैं। क्लोनिंग की प्रक्रिया आप याद कर लेना, कोई खास नहीं है इसके अंदर। यानी इसके अंदर इतना ही है कि इसकी तो ली स्तन ग्रंथि कोशिका से और इसके लिए अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका से इसका केंद्र निकाल दिया और इसका केंद्र इसमें ट्रांसफर कर दिया फिन डोरसेट का, और इससे क्या है कि डॉली भेड़ बन गई। ये दिखा रखा है। ठीक है ना,
इसकी इस स्तन ग्रंथि का जो केंद्रक था इसके अंडवाहिनी के केंद्रक में डाल दिया गया, अंड कोशिका से हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डोर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका केंद्र को स्कॉटिश ब्लैकफेस की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस से ईयू में रोपित किया गया। अंड कोशिका विकास प्रति डोली भेड़ का निर्माण हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट के भेड़ के समरूप थी जिसे केंद्रक लिया गया, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस के ईव के केंद्र को अंडकोशिका से हटा दिया ना कि ये दिखने में ज़्यादा इसके समान थी, न कि इसके समान, क्योंकि केंद्र इसका उपयोग किया गया। तो ये थी डोली। डोली के बाद इस अंदर क्लोन ने प्रयास किया, परंतु बहुत मर गए। कुछ जन्म के बाद मृत्यु हुई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती है। ठीक है। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। फेफड़ों के रोग के कारण मृत्यु हो गई। इसका केंद्रक था, इसमें ट्रांसफर किया और डोली बन गया, और क्योंकि केंद्रक इसका था तो इसलिए डोली भेड़ इसके समान दिख रही थी ज़्यादा, न कि इसके समान। ठीक है, क्योंकि इसका अंडवाहिनी से केंद्रक हटा दिया गया। तो ये क्लोनिंग है। ठीक है, कृत्रिम विधि है जिसके अंदर डोली भेड़ की निर्माण किया गया और इससे फेफड़ों की रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका ये पार्ट था। ठीक है, और पार्ट के एंड के अंदर आपको क्या है कि एग्जाम में जाने से पहले एक तो ये शब्द, इन शब्दों की परिभाषा या चित्र आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें एकल जीव से निर्माण होता है किसका? संतति का। द्विखंडन अमीबा होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। मुकुलन हाइड्रोम होता है। अंडे मेंढक देते हैं। भ्रूण बाह्य निषेचन, मादा शरीर के बाहर निषेचन, नर व मादा युग्मों को मिलना। गर्भ, जब भ्रूण है उसके हाथ पैर सब निकलने लगते हैं। आंतरिक निषेचन मादा शरीर के भीतर होता है। कायांतरण मेंढक पाया जाता है। अंडपरजक जंतु जो अंडे देते हैं। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा युग्मक मिलते हैं और निषेचन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु, एकल कोशिका जो नर मानव नर द्वारा उत्पन्न की जाती है। जरायु जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं। और युग्मनज, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। पाठ का सार दे रखा है। इसी के साथ पाठ कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर